गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, या इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय को जो विधियाँ मापती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने एक विधि को पढ़ लिया है और वो है आपकी प्रोडक्ट मेथड, या उसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो आज हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले दूसरे मेथड को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करें। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, यानी राष्ट्रीय आय का मापन किसके प्रयोग द्वारा, किसका यूज करते हुए, आय विधि का यूज करते हुए, इनकम मेथड का यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोगों ने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था आपका नॉर्मल रेसिडेंट का, और इसके साथ ही साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम आने वाले हैं आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं किसी भी देश के, उनके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के द्वारा अर्न की जाती है, कमाई जाती है, वही अगर हम सभी को जोड़ दें तो वही बन जाती है नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम क्या होती है, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी एक देश के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम प्राप्त की जाती है, अर्न की जाती है, अपनी जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में, तो उसी के बराबर अगर उनको हम शामिल जोड़ दें, उनका सम कर दें उस टोटल फैक्टर इनकम को, वही टोटल फैक्टर इनकम ही आपकी क्या हो जाती है, नेशनल इनकम हो जाती है। तो इस विधि में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं राष्ट्रीय आय को, उसको अच्छे से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यानी इस विधि के अनुसार, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, या राष्ट्रीय आय को आकलित करते हैं फैक्टर पेमेंट के रूप में। जो मैंने आपको बताया था कि फर्म्स की तरफ से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको दी गई जो भी राशि होती है वो कहलाती है फैक्टर पेमेंट, और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी तरफ से अगर हम देखें तो वही क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। तो यहाँ पर फैक्टर पेमेंट ही क्या है, फैक्टर इनकम है। टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक वर्ष के दौरान, एक जो भी आपका लेखा वर्ष है, अकाउंटिंग ईयर है, उसके दौरान जो फैक्टर पेमेंट दी जाती है किसको, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो यही क्या हो जाती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। यानी उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम मिल रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, अगर उसका हम सम टोटल कर दें, यानी योग कर दें, तो वही बन जाती है घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। और उसी में अगर हम क्या करें, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। और राष्ट्रीय आय को प्राप्त करना है, जो भी हमने डोमेस्टिक इनकम प्राप्त की है, तो उसमें अगर हम NFIO को ऐड कर दें तो आपको प्राप्त हो जाएगी राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक देश की जो घरेलू सीमा है उसमें, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उसके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम प्राप्त की जा रही है उसको अगर हम जोड़ दें, टोटल कर दें, तो वही कन्वर्ट हो जाती है डोमेस्टिक इनकम में। और अगर डोमेस्टिक इनकम में हम NFIO ये है आपका, जो उसको हम ऐड कर दें तो वही कन्वर्ट किस में हो जाएगी, आपकी वही प्राप्त हो जाएगी आपको नेशनल इनकम। यानी आपको पता है NFIA का कॉन्सेप्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसका मतलब होता है कि हमारे जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कितनी फैक्टर इनकम अर्न की, उसको हम अपनी जो भी डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हुई उसमें ऐड कर देते हैं। और जो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट हैं हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में, उनकी इनकम को, जो भी फैक्टर इनकम है, उसको हम माइनस कर देते हैं अपनी डोमेस्टिक इनकम से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है नेशनल इनकम। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जो भी कारक है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, उनको समझते हैं। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई। जो भी एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, तो उनको क्या पारिश्रमिक मिलता है उसके काम के बदले में, सबसे पहले हम उसको ही समझते हैं।
तो इसके बारे में इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉई बाई एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। ये वह राशि होती है जो एम्प्लॉई को मिलती है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। किस लिए मिलती है ये? रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, जो एम्प्लॉय द्वारा प्रोडक्टिव सर्विस की जाती है प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बदले में जो भी एम्प्लॉयर है उसको उसका नियोक्ता है उसके द्वारा एम्प्लॉय को, कर्मचारी को जो भी अमाउंट पेड किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब बात करते हैं जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो कितने हिस्सों में होता है, यानी उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। इसके भी कंपोनेंट हैं, तो इन कंपोनेंट को समझ लेते हैं। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट, जो नीचे आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो इसके कंपोनेंट हैं आपके, किसके? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के। तो जो पहला कंपोनेंट है इसका वो है वेजेज एंड सैलरी इन कैश। तो जो भी कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर द्वारा, नियोक्ता द्वारा कैश में जो आपकी मजदूरी और सैलरी दी जाती है वो पहला कंपोनेंट है इसका। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड यानी इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक कर्मचारी है और वो किसी कंपनी में काम करता है, तो उसको कंपनी द्वारा रहने के लिए आवास दिया गया है, मकान दिया गया है, और भी उसको यूज करने के लिए जैसे कार दी गई है। तो जो अन्य चीज़ें दी गई हैं कैश के अलावा, उसको वेजेज एंड सैलरीज के अलावा, तो वो इसमें सम्मिलित होती हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? पेमेंट इन काइंड देते हैं, नाम देते हैं। और अगला जो आपका दिया हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा है कर्मचारी की, यानी उसके जीवन में उसको सुरक्षित रहने के लिए, जैसे कोई दुर्घटना होती है तो उससे बचने के लिए, और उसको और भी अन्य जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लाइफ के लिए, उनके लिए किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है? ये एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। जो भी उसका नियोक्ता है उसके द्वारा कुछ जो भी भविष्य निधि होती है कर्मचारी की, उसमें कुछ पैसा दिया जाता है। उसको भी हम किसका कंपोनेंट मानते हैं, या किसका कंपोनेंट है? ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई का कंपोनेंट है। और ये चीज़ याद रखेंगे हम, जो भी एम्प्लॉय द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जो उसका भविष्य निधि है यानी प्रोविडेंट फंड है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। जो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, क्यों नहीं शामिल होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो किस में शामिल हो जाएगा? वेजेज एंड सैलरी इन केस, क्योंकि उसी का हिस्सा है, उसी से वो देता है अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके कर्मचारी का, किसमें? भविष्य निधि वगैरह में। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का ही हम कंट्रीब्यूशन जो किया है सोशल सिक्योरिटी में उसी को शामिल करेंगे। जो भी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटीज में उसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो वेजेज एंड सैलरी इन कैश का ही एक तरह से हिस्सा है। अब अगला जो आपका कंपोनेंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय वाले में, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जो भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो उसको जो उसने वर्क किया था, जब यानी कार्य किया था, उसके द्वारा जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया था आपका प्रोविडेंट फंड या और अन्य जो भी सोशल सिक्योरिटीज है, स्कीम है या और चीज़ों में, तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, यानी पेंशन दी जाती है उसको। तो वही पेंशन भी एक किसका हिस्सा है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पार्ट का हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि ये जो पेंशन मिल रही है वो उसने कार्य किया है इसके बदले मिल रही है। ये यहाँ पर ट्रांसफर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बायलैटरल जो भी आपका भुगतान हो रहा है या दो पक्षीय चीज़ें हो रही हैं। एक अगर उसने कार्य किया है तो उसके बदले में उसे पेंशन मिल रही, तो ये कार्य का ही एक तरह से हिस्सा होता है। अब हम जो भी आपका फैक्टर इनकम है उसके दूसरे कंपोनेंट को समझेंगे, और वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हिंदी में प्रचालन अधिशेष बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये है क्या।
ऑपरेटिंग सरप्लस रिफर टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। यानी ये क्या है, जो भी प्रॉपर्टी है और एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसके बदले में जो इनकम प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रचालन अधिशेष बोलते हैं। और इसमें इन चीज़ों को शामिल करते हैं, और वो कौन सी हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, आपका किराया और जो भी आपकी रॉयल्टी है वो, इंटरेस्ट ब्याज, और ये आपका प्रॉफिट लाभ। तो इन चीज़ों को जब हम शामिल करते हैं तो क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, या ये ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेंट एंड रॉयल्टी को। तो रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यानी ये राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा है जो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, जो भी आपकी लैंड्स यानी ज़मीन दी गई है और बिल्डिंग दी गई है, किसके लिए, प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए दी गई हैं। इन चीज़ों से जो भी इनकम जनरेट होती है वो क्या होती है, रेंट होती है। और उसके जो स्वामित्व से, जो भी स्वामित्व है ज़मीन का और बिल्डिंग का, उसकी वजह से जो भी इनकम प्राप्त हो रही है वो आपकी कौन सी इनकम कहलाती है, रेंट या किराया की इनकम कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही मकान में रह रहा है, भला ही वो प्रोडक्शन के लिए नहीं दे रहा है, अपना ही मकान में का यूज कर रहा है, किराए पर नहीं दे रहा है, तब भी उसका जो किराया होगा उसको मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये मार्केट में कितने रुपए का मतलब उठेगा, या उसको कितने रुपए का किराया मिलेगा अगर वो किराए पर इस मकान को देगा। तो उतने ही को कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम में उतनी राशि को कैलकुलेट कर देते हैं। यानी रेंट क्या है यहाँ पर, या तो प्रोडक्शन के लिए लैंड्स वगैरह जो भी ज़मीन है वो दी जाए, या फिर स्वयं भी यूज कर रहा है बिल्डिंग का, तो भी उतना जो वैल्यू होगा मार्केट का उतने के बराबर उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं रॉयल्टी की, कि रॉयल्टी क्या होता है। तो रॉयल्टी रिफर्स टू इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सब सॉयल एसेट। यानी जो भी इनकम प्राप्त होती है देने पर, किसको, जो भी आपकी सॉयल है, ज़मीन है, किसके लिए, लीज पर, जो अधिकार है सॉयल का, और वो अधिकार दे दिया है किसी को लीज पर, किराए पर, तो उससे जो इनकम प्राप्त होगी वो रॉयल्टी होगी। और इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई कोयला खान है या पेट्रोलियम कहीं से निकाला जा रहा है, या और भी जो भी खनिज हैं, धातु वगैरह हैं, तो उनको जब निकाला जा रहा है तो उसका जो स्वामी होगा, जैसे मान लीजिए सरकार, तो सरकार देती है ठेकेदारों को किराए पर, लीज पर, तो जो उसके बदले में ठेकेदार पैसा देंगे गवर्नमेंट को, या जिसका वो ज़मीन है, तो वही क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। यानी रॉयल्टी किसके माध्यम से प्राप्त होती है, जो भी सॉयल की एसेट है, ज़मीन है, उसमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसको जब लीज पर देते हैं और बदले में जो इनकम प्राप्त होती है वही रॉयल्टी कहलाती है। अगला जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट, ब्याज। इट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम लैंडिंग फंड टू ए प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी ये जो अमाउंट प्राप्त होता है वो किसके लिए होता है, लैंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी जो उत्पादन की इकाई है उसको फंड जो दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उसके बदले में जो राशि प्राप्त होती है, जो भी अमाउंट प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ये एक चीज़ याद रखेंगे। अगर कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए जो भी उधार दिया जा रहा है तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन के पर्पज़ से नहीं दिया जा रहा है। यहाँ केवल जो प्रोडक्शन के पर्पज़ से उधार दिया जा रहा है, उसी के बदले में जो अमाउंट प्राप्त होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में। और इस ये क्या होता है, इट इज़ द रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो भी एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, उसके द्वारा जो योगदान किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में,
तो उस कंट्रीब्यूशन के बदले में जो रिवार्ड प्राप्त हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्रॉफिट, लाभ। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं, यानी प्रॉफिट को भी हम और हिस्सों में बांट सकते हैं। इट इज फर्दर स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट एज अंडर, यानी इसको 3 भागों में बांट सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है डिविडेंड। इसका जो पहला कंपोनेंट है प्रॉफिट का वो है डिविडेंड। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द शेयर होल्डर, यानी वह हिस्सा किसका, प्रॉफिट का, लाभ का, जो किसके बीच बांट दिया जाता है, शेयर होल्डर के बीच में, वही क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, लाभांश कहलाता है। इससे लाभांश से पहले हमें एक चीज और समझना है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स। यानी सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि कंपनी के द्वारा कितना लाभ कमाया गया है, तो उस लाभ पर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट के द्वारा वो कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी निगम कर इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बाद जो बचता है फिर उसको किस में दे दिया जाता है, डिविडेंड में के रूप में दे दिया जाता है, और बाद में कुछ बचा लिया जाता है किसके द्वारा, डिविडेंड पूरे नहीं दिया जाता है जनरली किसी कंपनी द्वारा। तो जो बचा लिया जाता है इनकम, जो भी लाभ हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिटेनिंग अर्निंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को। तो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। तो प्रॉफिट टैक्स के रूप में जो भी गवर्नमेंट को राशि दी जाती है लाभ से, वही क्या कहलाती है, निगम कर कहलाती है। और फिर दूसरा एक्टिविटी क्या करते हैं पता है, उसके बाद डिविडेंड, यानी जो भी बचा रहता है निगम कर के बाद, फिर उसको लाभांश के रूप में किसके बीच शेयर कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है अमॉन्ग द शेयर होल्डर के बीच बांट दिया जाता है। और आपका जो बाकी बचा रहता है उसके बाद, यानी पूरा नहीं बांटते शेयर होल्डर को, तो जो कुछ भी इनकम बची हुई उसको बोलते हैं रिटेनिंग अर्निंग, या इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी ये जो रोकी हुई आय है उनके द्वारा, कंपनी के द्वारा, और या जो अवितरित लाभ है वो वाला हिस्सा। तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इट refers to that part of profit which is kept as reserve to meet unexpected contingencies of or for business expansion, यानी ये वह लाभ का हिस्सा होता है जो रोक लिया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, किस उद्देश्य से, अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी, यानी जो जिनकी आशा नहीं की जाती है, यानी उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, आकस्मिक उद्देश्य के लिए कि उस कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई इसके माध्यम से की जा सकती है, यानी आकस्मिक उद्देश्य के पर्पज से, और या फिर किसके पर्पज से, बिजनेस एक्सपेंशन के, यानी जो व्यवसाय है उसको और बढ़ाने के उद्देश्य से जो राशि रोक ली जाती है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, वही आपका कहलाता है रिटेनिंग अर्निंग, या इसी को हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब जो भी आपका फैक्टर इनकम है उसका एक और कंपोनेंट है, और वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में जनरली जो भी फैक्टर इनकम है वो सारी की सारी उस संबंधित इंडिविजुअल की शामिल रहती है जिसको ये हम पता नहीं लगा सकते हैं कि उसका ये इंटरेस्ट है, ये रेंट है, ये उसका प्रॉफिट है, या ये इसका आपका जो भी वेजेज है, सैलरी है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो पान की दुकान खोले हुए है, तो ऐसी स्थिति में जो पान की दुकान खोले है वो उसी की ज़मीन है, उसी का जो भी कैपिटल लिया हुआ है, मतलब उसने पूंजी ली है उसी की है, उसी के साथ साथ जो लेबर है वो स्वयं काम कर रहा है उसमें, और साथ ही साथ वो जो रिस्क उठा रहा है वो भी स्वयं उठा रहा है। तो यहाँ हम पर अलग अलग नहीं कर सकते जो भी फैक्टर हैं यहाँ पर उसके, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर किसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के उसी व्यक्ति द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ इनकम जनरेट होगी वो कहलाएगी आपकी मिक्स्ड इनकम। इसमें हम अलग अलग हिस्से नहीं कर पाएंगे कि ये रेंट का हिस्सा है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है, ये वेजेज का हिस्सा है, इस तरह से अलग नहीं अगर हम कर पा रहे तो हम उसका नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम, यानी मिश्रित आय। तो ये इसको हम समझते हैं।
It refers to the income of the self-employed person using their own labor, land, capital, and entrepreneurship in their households, enterprises. These income are a mixture of wage, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी ये कौन सी इनकम है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम है। जो भी स्वरोजगार में लगा हुआ व्यक्ति है उसकी आय है, और वो क्या कर रहा है, उसका स्वयं का श्रम है, स्वयं की जमीन है, स्वयं की कैपिटल है, और स्वयं की ही उद्यमशीलता, जो रिस्क उठाने की क्षमता है, वो भी उसी की है। और इन देयर हाउस होल्ड इंटरप्राइज, उसकी घर की ही जो भी इंटरप्राइजेज है वो है, उद्यम है। तो ये इनकम क्या कहलाती है? मिक्सचर होती है। और वो किसका? वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का मिक्सचर होती है। तो मिक्स इनकम का मतलब है कि जो भी स्वरोजगार में व्यक्ति लगा हुआ होता है और उसके सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, और स्वयं का उसका उद्यम होता है, और उसके द्वारा जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है मिक्स इनकम। तो इस प्रकार हमने क्या समझा? भी हमने समझा फैक्टर इनकम के जो भी कंपोनेंट हैं। तो अब हम आगे जो हैं इसके बारे में जानते हैं। स्टेप ऑफ इनकम मेथड, यानी स्टेप ऑफ इनकम मेथड। जब हम इनकम मेथड से जो भी आपका नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसके दौरान कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। तो जो भी प्रोडक्शन की यूनिट हैं, उत्पादन की इकाइयां हैं, उनको सबसे पहले हमें क्या करना है? उनकी पहचान करनी है और उनको क्लासीफाई करनी है कि ये किस सेक्टर की है। और उसके बाद दूसरा जो आपका स्टेप है इस मेथड के माध्यम से कैलकुलेट करना है आपको नेशनल इनकम, तो वो है आपका एस्टीमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। तो जो भी अभी हम लोगों ने यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स की पहचान की है और क्लासीफाई किया है, तो उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि वो किस सेक्टर की है। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि जो भी फैक्टर इनकम पेड की जा रही है किसके द्वारा? ईच सेक्टर के द्वारा। जितने भी इकोनॉमी सेक्टर उनके द्वारा जितनी फैक्टर इनकम की जा रही है उसको हम एस्टीमेट कर लेंगे, उसका आकलन कर लेंगे कि कितनी इन संबंधित जो भी 3 सेक्टर हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उनके द्वारा फैक्टर इनकम पेड की गई है। किसके लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सब जब पेड की जा रही है इनकम तो वो किस रूप में की जा सकेगी? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले कौन है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो लेबर है उसको अपना जो भी उसने प्रोडक्शन एक्टिविटी में योगदान दिया उसके बदले में उसे मिलता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और इसके 4 पार्ट हैं जो हम लोगों ने अभी समझ लिए हैं। पहला है वेजेज एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, और आपका तीसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। याद रखेंगे यहाँ एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है। और अगला है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में देख लें कि उन्हें क्या मिलता है। तो ये है आपका, इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को। तो आपको प्राप्त इसके ऑपरेटिंग सरप्लस के भी 3 हिस्से हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट को के भी 3 कंपोनेंट हैं, वो हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी हम समझ चुके हैं। और फिर जब इसमें ऐड कर देंगे मिक्स्ड इनकम को, जो भी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा, तो इन सबको अगर हम मिक्स्ड कर देंगे तो हमें क्या मतलब ऐड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम। और वो किस पर डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हो जाएगी? एट एफसी पे। यानी डोमेस्टिक इनकम का भी मैंने कई बार आपको बताया है कि इसका मतलब होता है NDP-FC। तो ये चारे जो अभी हम लोगों ने फैक्टर पेमेंट के बारे में पढ़ा उन सबको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है घरेलू आय। और उस घरेलू आय का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है NDP-FC। अगर हम NDP-FC में NFIA को ऐड कर देते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो हमें प्राप्त हो जाती है नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं हम NNP-FC। NNP-FC को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाता है इस मेथड से? राष्ट्रीय आय मेथड, मतलब राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है इस मेथड से। तो ये हम लोगों ने यहाँ दूसरे स्टेप के बाद तीसरा क्या किया है? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम।
और फिर चौथी में हमने क्या किया, एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम। तो इस प्रकार से हम क्या क्या कर सकते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको शामिल किया, और फिर उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस है उसके कंपोनेंट भी देख लिए, और उसमें ऐड कर दिया आपका मिक्स्ड इनकम। तो हमें प्राप्त हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम में हमने NFIA को जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं कि इस मेथड के माध्यम से जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उन सावधानियों को समझते हैं, यानी प्रिकॉशंस अंडर द इनकम मेथड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों को, किन किन आइटम्स को शामिल करते हैं और किन किन आइटम्स को शामिल नेशनल इनकम में नहीं करते हैं इस मेथड के माध्यम से। आइटम्स इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तो सबसे पहला आइटम है इम्पुटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी जो भी ओनर है प्रोडक्शन यूनिट्स का, स्वामी है, उसके द्वारा जो भी सर्विस दी जा रही होगी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, तो उसके द्वारा जो सर्विस का योगदान होगा, उसका मतलब पेमेंट होगा, उसकी कीमत होगी, उतने के बराबर वो जो भी वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम में हम शामिल करेंगे। दूसरा जो आपका है वो है कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। हमने पिछले जो भी आपकी क्लासें थी उनमें समझा था कि जो भी आपकी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज में जो भी दलाली ली जाती है, कमीशन लिया जाता है, उसको शामिल करते हैं, क्योंकि उसकी सेवा के बदले में, दलाल की सेवा के बदले में उसको जो पुरस्कार मिल रहा है उसको हम नेशनल इनकम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से फैक्टर इनकम है। तीसरा है आपका ब्रोकेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। सेल या परचेज किसका, शेयर एंड बॉन्ड्स। तो जो शेयर एंड बॉन्ड्स हैं उनको मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू को हम शामिल नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर जो भी ब्रोकर लेता है, जो भी पैसा खरीद और बिक्री में, तो उसके द्वारा जो भी कमाया जाता है ब्रोकर के द्वारा, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, क्योंकि उसकी वो सर्विस है और वो एक तरह से क्या है, फैक्टर पेमेंट है, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगले पॉइंट की, और वो है हमारा इम्पुटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेड हाउस, यानी जो व्यक्ति अपने ही घर में रह रहा है तो उसके द्वारा जो भी उस मकान का किराया होगा मार्केट के माध्यम से, यानी मार्केट में अगर वो किराए पर देता किसी व्यक्ति को, तो जो भी उसका किराया बैठता उतने के बराबर हम लोग कैलकुलेट करके उस किराए को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। और अगला है आपका प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो जो भी व्यक्ति अपने लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहा है और उसको मार्केट में सेल नहीं कर रहा, यानी वो बाजार में नहीं बेचता और अपने स्वयं के द्वारा ही वो उसका उपभोग कर लेता है, तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं कि हम किन आइटम्स को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसफर इनकम। मैंने आपको बताया था कि ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है, इसकी वजह से ये वन डायरेक्शनल होता है, जिसकी वजह से इसको हम शामिल नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको मिलने वाली पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, जो भी ओल्ड एज पेंशन है, इन चीज़ों को हम शामिल नहीं करते, क्योंकि ये बिना किसी कार्य के मिल जाता है। अगला है आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो जो सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पर जो भी आय प्राप्त होती है उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये पिछली अवधि में शामिल हो चुकी होती, किसी पिछली अकाउंटिंग ईयर में शामिल हो चुकी होती, जब ये जो भी सेकेंड हैंड गुड्स है जब वो नई रहती है, यानी वो पहली बार बिकती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर। तो जो भी शेयर बॉन्ड्स और डिवेंचर है, इनसे किसी भी तरह का रियल फ्लो में इंक्रीज नहीं देखने को मिलता, यानी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता, केवल ये वित्तीय परिसंपत्तियों में ही वृद्धि होती है। तो इस स्थिति में सेल ऑफ शेयर बॉन्ड्स एंड जो भी आपका डिवेंचर है, इनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। और वाइंडफॉल गेन, यानी जो आकस्मिक लाभ हो जाता है, जैसे कहीं से रोड निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है, तो उसके आसपास की जो भी ज़मीनें हैं वो जनरली महंगी हो जाती है, और वहाँ मान लीजिए कस्बा या शहर बसने लगता है, तो बहुत तेज़ी से वहाँ की ज़मीन के दाम बढ़ते हैं। तो ये
या किसी को लॉटरी लग जाती है, तो इस तरह से एकाएक जो आकस्मिक लाभ हो जाते हैं उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। और अगला है आपका पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, तो जो भी पिछली सेविंग है उसका पेमेंट जो मिल रहा है उसको भी हम शामिल नहीं करते। और अगला है आपका इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, तो जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। क्या जैसे चोरी डकैती वगैरह और भी स्मगलिंग, तो इनको भी नहीं, क्योंकि ये एक तरह से एक तो गैर कानूनी है, इसके साथ साथ इनका आकलन भी नहीं कर सकते, और ये एक तरह से फैक्टर इनकम भी नहीं है। और आप अगला है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को इसलिए नहीं करते क्योंकि ये भी एक तरह से यूनिलेटरल ट्रांसफर है, किसको कर्मचारी के द्वारा, किसके लिए, सरकार को। तो इसमें सरकार के द्वारा कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी में कोई कार्य नहीं किया जाता, बल्कि वो एक तरह से उसे ट्रांसफर इनकम प्राप्त हो जाती है। इसकी वजह से इनकम टैक्स को भी शामिल हम किस में नहीं करते, राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करते। और याद रखेंगे कोई भी टैक्स को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की है कि वो है कि हमने यहाँ बात की कॉर्पोरेट टैक्स की, तो वो किसका कंपोनेंट है, प्रॉफिट का। तो वो यहाँ पर कंपोनेंट है, उसका हिस्सा है कि वो इस तरह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो उसमें शामिल है। रियल में कॉर्पोरेट टैक्स किसका हिस्सा नहीं है, नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है, अगर अलग से दिया हो वो और प्रॉफिट दिया हो। तो हमें केवल प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखने की है कि कहीं कहीं सीधे जो बड़े कंपोनेंट हैं जिन्हें हम कह सकते हैं बॉस, वो नहीं दिए होंगे, क्या दिया होगा, उनके छोटे छोटे कंपोनेंट दिए होंगे और उनको हम जोड़कर एक बड़े कंपोनेंट को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या दिया जा सकता है, आपके क्वेश्चंस में जो भी आपको सॉल्व करना है उसमें दिया जा सकता है कॉर्पोरेट टैक्स होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा और क्या होगा, डिविडेंड होगा। तो तीनों को हम ऐड करके हम क्या बना लेंगे, तीनों को ऐड करके बना लेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसी तरह जो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये डायरेक्ट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि जो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है उसके कितने कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट को हम ऐड करके और बड़ा कंपोनेंट बना सकते हैं, यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू पता कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपके 4 कंपोनेंट हैं, किसमें, वो हैं आपके कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, यानी वेजेज एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, और उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन, जो भी एम्प्लॉय है उसका, और जो भी आपका रिटायरमेंट पेंशन है वो। तो इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बड़ा कंपोनेंट, और वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में मान लीजिए 4 की जगह 3 ही दिए, तो हम जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 दिए हुए हैं और 1 नहीं दिया है, और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम अगला जो भी आपका नहीं दिया है उसको 0 के बराबर मान लेंगे और उस तीनों को ही ऐड करके पता कर लेंगे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितने के बराबर। इसी प्रकार का प्रॉफिट में भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट में मान लीजिए 2 दिए हैं, डिविडेंड दिया हुआ है और आपका कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इन दोनों को जोड़ के और जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हम 0 एज्यूम करके ऐड कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और है ध्यान रखने की कि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको उस कैलकुलेशन में सबसे बड़े वाले कंपोनेंट को देखना है कि अगर वो दिया हुआ है तो छोटे कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब बॉस ही प्राप्त हो गया तो उससे छोटे वालों को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर जो बॉस प्राप्त नहीं यानी बड़ा कंपोनेंट नहीं दिया है तो आप छोटे छोटे कंपोनेंट को देखेंगे और उन छोटे कंपोनेंट से बड़े वाले कंपोनेंट को बनाएंगे और फिर उसको अपनी कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देने वाली है। और जो कंपोनेंट नहीं दिया है उसको हम कितना एज्यूम कर लेंगे, बिल्कुल सही, वो एज्यूम कर लेंगे कितने के बराबर, 0 के बराबर, बिल्कुल सही। जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है और मिक्स इनकम नहीं दिया है, तो मिक्स इनकम को हम कितना एज्यूम कर लेंगे, 0 मान लेंगे, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस मेथड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल्स दिया उसको हम समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। गिविंग द फ्लोइंग डेटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट, यानी दिए गए जो भी डेटा है उसके माध्यम से हमें नेशनल जो भी आपकी ये चीज़ें दी हैं उनको कैलकुलेट करना है। और कौन से मेथड से? इनकम मेथड से, आय विधि से। सबसे पहला करना है आपको नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी इसको हम NDPFC बोलते हैं। और दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, GDPFC इसको बोलते हैं। नेट नेशनल इनकम, इसको हम NNPFC बोलते हैं। और आपका अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम NNPMP बोलते हैं। और अगला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये है आपका GNPMP। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो भी आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम उस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, यानी जो पर्टिकुलर्स दिए हैं और इधर जो भी राशि दी है वो करोड़ रुपए में दी हुई है। तो पहला आपका दिया हुआ है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, और दूसरा दिया हुआ है आपका मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और डेप्रिसिएशन चौथा है आपका, पाँचवा है आपका सब्सिडी, छठा दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेज, सातवां आपका है ऑपरेटिंग सर्विस प्लस, आठवां है प्रॉफिट, अगला जो दिया हुआ है वो है रेंट, और अगला दिया हुआ है डिविडेंड। और इस प्रकार से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पर आप उसको राशि को देख सकते हैं। तो इसके सामने आप राशि को मैच करके इसको समझ सकते हैं कि कौन कितना के बराबर दिया है। तो उसके माध्यम से जो भी हमने अभी फॉर्मूले समझे उनके माध्यम से इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, किसको? बिल्कुल सही, जो भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट थे उनको कन्वर्ट करना सिखाया है। तो हम लोगों ने बात की थी इस मेथड में कि इस मेथड के माध्यम से सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट प्राप्त होगा? NDPFC प्राप्त होगा, NDPFC प्राप्त होगा। वो हम लोगों ने फॉर्मूले में आपने देखा था, जो भी स्टेप यूज किए थे। और हम लोगों ने जो पिछला मेथड पढ़ा है प्रोडक्ट मेथड, उसमें GDPMP प्राप्त होता है, जबकि इसमें कौन सा प्राप्त होता है? NDPFC। तो सबसे पहले यही निकालना है हमें, डोमेस्टिक इनकम भी इसको बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें NDPFC पता चल जाए। याद रखना यहाँ पर ये बॉस दिए हुए हैं बड़े वाले कंपोनेंट, तो हमें छोटे वाले कंपोनेंट को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं दिए होते बड़े तो उसे छोटे को बढ़ा के जोड़ के और बड़ा वाला बनाते, इस तरह से ये दोनों। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है, मिक्स्ड इनकम में कंपोनेंट नहीं होते, उसमें सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू दी हुई है उसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 25,000 के बराबर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, 15,000 के बराबर ऑपरेटिंग सरप्लस है, और जो मिक्स इनकम है वो 20,000 के बराबर। इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें कितने के बराबर नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है? ये हो जाती है 60,000 करोड़ के बराबर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम NDPFC को पता कर लेते हैं। और अगला जो हमारा वैल्यू हमें पता करनी है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो ये पता चला है ये क्या है? NDP, ये है FC, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। तो इससे हमें क्या पता करना है? GDPFC पता करना है। तो इसमें केवल एक ही चेंजेस करना है, क्या करना है? N से हमें किस में जाना है? G में। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं D को। तो जब D को प्लस करेंगे यानी डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमें GDPFC पता चल जाएगा। तो 60,000 में कितना करना है हमें? सॉरी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 61,000 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा? 61,000 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 60,000 प्लस 61,000 करोड़ के बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? GDPFC पता चल जाएगा। अब अगली वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपका ध्यान रखना, ये 61,000 है, किसकी जगह? 59,000 की जगह 61,000 दिया है। अब अगला जो आपकी वैल्यू है वो है नेट इनकम, नेट नेशनल इनकम, यानी हमें NNPFC की वैल्यू पता करनी है। तो उसको समझ लेते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमने NDPFC को पता कर लिया, तो वो कितने के बराबर आया था? 60,000 के बराबर। तो वहाँ पर हमें D से किस में जाना है? D से जाना है हमें, बिल्कुल सही, N में जाना है। तो हम क्या कर देते हैं? प्लस NF
आईए को प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये कितने के बराबर दी है आपके जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, -500 करोड़ के बराबर। इसका माइनस में क्यों है? क्योंकि विदेशियों ने हमसे ज़्यादा ले लिया फैक्टर इनकम और हमने विदेशों से कम प्राप्त कर पाया है फैक्टर इनकम, तो इसलिए माइनस में हो गई है। तो यहाँ पर हम दो साइन लगाएंगे, पहले प्लस और कोष्टक में माइनस। तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इसमें से ये अब आपकी वैल्यू 60,000 में से माइनस कर देंगे हम, कितने के बराबर? 500 के बराबर। तो ये आ जाएगी आपकी 59,500 करोड़ रुपए। अब अगला जो हमारा वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपी एमपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को करना है। तो हमें पता है एनएनपी एफसी, तो हमें केवल क्या करना है? एफसी से किस में जाना है? एमपी में जाना है। एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस नेट कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे पता करते हैं? सब्सिडी, आप इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देते हैं सब्सिडी। तो बिल्कुल ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, नेट नेशनल इनकम ये आपकी कैलकुलेट हो गई, और इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू दी है वो इतनी है 5,000 करोड़ के बराबर, और सब्सिडी 3,000 करोड़ के बराबर है। तो हम इसमें से ये वैल्यू जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 61,500 करोड़ के बराबर एनएनपीएफसी पता चल, एनएनपीएमपी पता चल गया। और अगला जो वैल्यू है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीएनपीएमपी। तो इसको पता कर लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे? क्या ये जो हमने अभी निकाला है ये कौन सा था? एनएनपीएमपी था, यही था ना? देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें से हमें केवल क्या चेंज करना है? यहाँ से हमें जी में पहुँचना है एन से, तो डी को जोड़ देंगे यानी डेप्रिसिएशन को। तो ये आपका कितना आया था? 61,500। 61,500 में हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1,000 दी है, तो आ जाएगा आपका 62,500 करोड़ रुपए के बराबर। ये क्या आ गया आपका? GNP एट MP पता चल गया। एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, यहाँ ये क्या है? प्लस है, बिल्कुल ध्यान देने की बात है। और यहाँ पर 59 की जगह कितना है? ये 61,000 करोड़ के बराबर है, या 61,000 करोड़ के बराबर। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ये फॉर्मूले के हिसाब से है, ये वैल्यू माइनस का चिन्ह लग गया था। ठीक है, धन्यवाद।